लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कल जो आपको असाइनमेंट दिया था, इसमें 2 डाउट मेरे को बच्चों ने पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मानसी ने पूछा है और लास्ट क्वेश्चन अंशु बगने ने पूछा है। फर्स्ट और 6th क्वेश्चन तो ये मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। आंसर की मैंने वहीं पर दे दिया था। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। So the first question is the locus of all points on the curve at which tangent is parallel to x-axis. आपको वो सारे पॉइंट्स का लोकस निकालना है जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको बोला है टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वी नो दैट कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो 0 होगा। इतना ही था इस क्वेश्चन में दम। ठीक है, तो अपन इसका सॉल्व कर रहे हैं। 1 मिनट ये वीक हो रहा है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, पट देख लीजिए। तो कर्व का इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। कर्व आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x प्लस a टाइम्स ऑफ साइन x अपॉन a। ठीक है ना, ये कर्व आपको दे रखा है और आपको टेंजेंट लोकस बताना है ऐसे पॉइंट्सों का जहां पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। एंड फॉर दिस सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव 2y dy बाई dx आएगा। 4ax का डेरिवेटिव 4a और यहाँ पर ये 4a स्क्वायर इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस और x अपॉन a का डेरिवेटिव 1 अपॉन। तो ये 1 अपॉन a से a यहाँ से कट गया। 4a ओवरऑल कॉमन आ जाता है। 4a कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है 1 प्लस कॉस x बाई a एंड देयरफॉर the value of dy by dx equals to 2a upon y और 1 प्लस cos x by a। और चूंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है इसलिए dy dx का जो वैल्यू है वो 0 होगा। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो दिस गिव्स यू cos x अपॉन a का वैल्यू -1 एंड वी नो दैट ये होता है cos 180। तो देयरफॉर जो x का वैल्यू आ गया ये आ गया अपना a पाई। x यदि a पाई आ जाता है तो ये कर्व की इक्वेशन में डाल के y निकाल लेते हैं। तो हमारा कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। x की जगह पर हम a पाई डाल रहे हैं और यहाँ पे भी x की जगह पर जब a पाई डालोगे तो ये साइन पाई बन जाएगा और साइन पाई 0 होता है, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। तो दिस गिव्स यू 4a स्क्वायर पाई। और अब अपन यहाँ पर 4a को एज सच रहने देते हैं, इसको a पाई लिख देते हैं क्योंकि a पाई की जगह पर अपन डायरेक्टली x लिख सकते हैं। तो ये सीधा सीधा जो लोकस है वो एक पैराबोला आ जाता है और इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पैराबोला। जो लोकस बनेगा वो एक पैराबोला होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो कल आपको दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैराबोला। आई होप मानसी समझ गया होगा तुमको। यस सर, बट सर जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेके y की वैल्यू में dy बाई dx में फाइंड कर सकते थे क्या? क्या बोली, एक बार फिर बोलना। फर्स्ट जो स्टेप है उसमें स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड में और dy ये बाई dx डायरेक्टली हाँ इसका स्क्वायर रूट लेके तो काय को कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से वो रूट फंक्शन बन जाएगा। तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट लिखोगे तो ऐसा स्क्वायर रूट मत लिया करो। वाई स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर का डेरिवेटिव ज्यादा इजी है बजाय स्क्वायर रूट के। ठीक है, उससे भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्क्वायर रूट मत लीजिए। ठीक है, ओके सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चे अभी तक आंसर कर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन
जो असाइनमेंट का मेरे से पूछा था, तो वो अपन डिस्कस कर रहे थे। फिर आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। पेज नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसमें अंशु को डाउट है, अंशु बगने। क्वेश्चन निकाल लेते हैं इसमें। चलिए, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया था द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए, ये क्वेश्चन देने का केवल और केवल ये रीजन है कि भाई जो आपको क्वेश्चन मैंने कराए हैं उससे कुछ एडिशनल क्वेश्चन आपके पास हो जाए, कुछ अच्छी प्रैक्टिस आपके पास हो जाए। और मेरी कोशिश ये है कि मैं धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊं। ठीक है, लेकिन आप सबमिट ही नहीं करोगे तो फिर बढ़ाने का और आगे देने का कोई मतलब नहीं है। भाई हमारी तरफ से तो ये कमिटमेंट है कि हम 25 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट आपको दे दें और खत्म हो जाता है, खाना पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वो, और मैं तो इस 5-6 क्वेश्चन की बजाय इसको 10 क्वेश्चन तक डेली करने वाला था। लेकिन बहुत जीरो रिस्पॉन्स है आप बच्चों का, कुछ भी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मैं बताइए कैसे बढ़ाऊं इन चीजों का लेवल। भाई आप मेरे को करके दोगे कि सर ये मैं रोज कर ले रहा हूँ, आप और बढ़ा के दीजिए, तो हम करके देंगे। ठीक है, लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है कि भाई 4-5 क्वेश्चन भी डेली का सॉल्व नहीं हो रहा और अपनी एक्सपेक्टेशन है कि हम आईआईटी निकाल लें। तो यार ये तो बड़ी गलत बात है यार। आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो कि आपकी कोई एफर्ट नहीं है और आप, हाँ, रिजल्ट चाह रहे हो कि हम आईआईटी में, एनडीए में हमारा हो जाए, आईआईटी में हो जाए हमारा, है ना। तो एक्सपेक्टेशन भाई तभी रखिए जब हम मेहनत भी कर रहे हैं उस हिसाब से। हमारी मेहनत हो नहीं रही है और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है। ठीक है, तो आपकी मेहनत हमको दिखना भी चाहिए। ठीक, कैसे हम महसूस करें कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपका जो वर्क है आप जब मेरे को भेजते हो तो उसमें समझ में आता है कि कितना प्रॉपर आप इसको लिख रहे हो, रफली सॉल्व कर रहे हो, या आपके आंसर्स आ कैसे रहे हैं, ये सब समझ में आता है उसमें। ठीक है, तो आप मेरे को सॉल्यूशन भेजते हो, उससे मेरे को कुछ मिल रहा है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं मिल रहा हमको इसके पीछे। ठीक है, इसमें आपका ही भला छुपा हुआ है। ठीक, तो यदि आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़वाने हैं तो आप मेरे को रिस्पॉन्स करें, और नहीं बढ़वाने हैं तो फिर हम धीरे धीरे इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इट इज अप टू यू गाइस। मैं काफी समय से सोच रहा था कि बोलूं ना बोलूं, लेकिन कई बार आप बहुत मजबूर कर देते हो बोलने के लिए, है ना। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू, और कम से कम अच्छे बच्चों से भाई जो बराबर रिस्पॉन्स करते रहते हैं उनसे तो एक्सपेक्टेशन रहती ही है। y इज इक्वल्स टू ई पावर मॉड x माइनस ऑफ मॉड x है at the point where the curve cuts the line x equals to 1, x equals to 1। ये है क्वेश्चन। आपको टेंजेंट का इक्वेशन बताना है इस कर्व के लिए जहां पर ये लाइन x बराबर 1 को कट कर रही। आप सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका डायग्राम आपको फंक्शन का डायरेक्ट याद है तो ठीक, और नहीं है तो इसके जो बेसिक पार्ट है वो आपको पता होना। जैसे मॉड एक्स के बारे में आप जानते हो, ई पावर एक्स का ग्राफ भी आप जानते हो और ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ भी आप जानते हो। तो जब भी मॉड साइन कहीं भी किसी भी फंक्शन पर मॉड आएगा तो सबसे पहले आप उस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। आप ये जानते हो कि यदि मैं एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लूं, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लूं तो मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स आता है, तो ये ई पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। और जब मैं एक्स का वैल्यू नेगेटिव लूंगा तो मैं मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा, ऑलरेडी माइनस है, तो ये ई पावर प्लस एक्स होगा। तो ये है एक्चुअली। और जब आप इस फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करोगे ना, तो इसका जो ग्राफिकल, आप ये जानते हो, देखो बेटा आपने दो ग्राफ बनाए हुए हैं। मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो ग्राफ आपको बनवाया हूँ। एक ग्राफ ये होता है, ये y बराबर ई पावर x का ग्राफ है। ठीक है, ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। और दूसरा ग्राफ ये होता है, दिस इज
एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, उसके पैरेलल पैरेलल चला जाएगा, ठीक है, और दोनों ओरिजिन से या 0,1 से पास होते हैं। और एक ग्राफ ये होता है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e पावर माइनस एक्स। ये e पावर माइनस एक्स का ग्राफ है जो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आपने लेकिन इनको पूरा पूरा प्लॉट नहीं करना है। क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखोगे, ये किसका ग्राफ है, ये जो पहला वाला चल रहा है, मैं एक मिनट ऐसा करता हूँ, चलिए ठीक है, अपन इधर प्लॉट कर लेते हैं। ये दोनों के ग्राफ बता दिए। अब मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो यदि आप फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो देखिए, हम प्लॉट कर रहे हैं ई पावर माइनस, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब इसमें जब आप एक्स को पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड साइड, तो आपको जो ग्राफ है वो ई पावर माइनस एक्स का मिलेगा। और हम जानते हैं ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये बना हुआ है और पॉजिटिव नंबर के लिए ग्राफ ये वाला बना हुआ है। हमको ये पोर्शन लेना है, तो ये क्या बनेगा, जब पॉजिटिव लोगे तो ये पॉजिटिव लोगे तो ये बनेगा ग्राफ। थोड़ा सा और नीचे से ले लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ ई पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स जब एक्स आपका पॉजिटिव है, और जब आपका एक्स नेगेटिव होगा तो ये ई पावर एक्स का ग्राफ बनता है। ये ई पावर एक्स का ग्राफ है नेगेटिव पोर्शन के लिए, तो ये ग्राफ यहाँ से है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स। ये 0 है ओरिजिन, और ये जो पॉइंट है ये 0,1, ये ग्राफ बनता है। अब आपको बोला है कि ये फंक्शन का ग्राफ हमारे पास आ गया, और वंस वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो अब अपन इस फंक्शन का x बराबर 1 पर क्या निकालना है, हमको टेंजेंट निकालना है। तो x बराबर 1 कौन सी लाइन होगी बेटा, ये है x बराबर 1। तो हमको इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, तो ये पॉइंट ऑफ डायरेक्ट पता है, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो y कोऑर्डिनेट x की जगह पर 1 डालेंगे तो 1/e आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया 1,1/e पर इस फंक्शन का आपको टेंजेंट निकालना है। अब तो कुछ भी दम नहीं बची इस क्वेश्चन में, है ना। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये ई पावर माइनस एक्स है, और ये वाला जो पोर्शन है ये ई पावर प्लस एक्स है। अब हमको इस फंक्शन का x बराबर, मतलब ये पॉइंट पर टेंजेंट निकालें, तो टेंजेंट के लिए अपन कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। dy/dx किस पॉइंट पे निकालेंगे, x बराबर 1 पे निकालेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव आता है ये माइनस ई पावर माइनस एक्स आता है, और x बराबर 1 पर आपको इसको निकालना है, तो ये -1। ये आ गया स्लोप। वंस वी गेट दी स्लोप, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और e से मल्टीप्लाई कर दोगे, इट इज ey माइनस 1, it is equals to minus ex plus 1, and now final answer is ex plus ey equals to 2। और अब आप देख लीजिए ex plus ey equals to 2, ऐसा कोई ऑप्शन है तो ठीक, और नहीं है तो फिर फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देंगे, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज था इसका, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ex plus ey equals to 1 दे रखा था, 1 की जगह पर 2 होता सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था 6 क्वेश्चन, फर्स्ट और 6 क्वेश्चन कल के असाइनमेंट के मैंने आपको डिस्कस किए। हाँ, तो वहाँ पे सिर्फ x बचेगा ना, ये x नहीं आएगा ना कहाँ पर, फाइनल आंसर में? ये हाँ सर। तो सिर्फ ये x बचेगा ना? अच्छा हाँ, एक्स बचा है, सॉरी, ई तो इधर चला गया ना, तो इधर क्या बचा, माइनस का एक्स, बाकी करेक्ट है, हाँ ठीक है ठीक। तो ये एक्स प्लस ई वाई इक्वल्स टू 2, ये है ऑप्शन में क्या, ये भी नहीं है शायद। सर वो ग्राफ से बताइए ना, मतलब आंसर से ग्राफ कैसे प्लॉट किए? क्या ग्राफ से बताऊं, सर वो ग्राफ कैसे प्लॉट किए अपना इक्वेशन फंक्शन का? ग्राफ के लिए तो ये बताया ना, ये इतना जानकारी होना चाहिए, इनको मिला दिया है तो ग्राफ प्लस कन्वर्ट हुआ एक्स प्लस ई वाई, हाँ ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा है, जब भी मॉड एक्स आएगा तो सबसे पहले मॉड एक्स में से मॉड साइन निकालना है,
तो मॉड की जो डेफिनेशन है, पॉजिटिव होगा तो प्लस एक्स लेना है, नेगेटिव है तो माइनस एक्स लेना है। ये मॉड का डेफिनेशन। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये ई पावर एक्स का भी ग्राफ बना है और ये ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना है। एक ही ग्राफ पेपर में दोनों बनाए, ठीक है। तो आपको ये वाला ग्राफ नहीं है ओरिजिनल। ओरिजिनल ग्राफ जो है फंक्शन का, वो ये वाला ग्राफ है। इस फंक्शन का ग्राफ ये है। अब ये ग्राफ कैसे बनाया है? तो ये ग्राफ ऐसे बनाया है, जब x पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो हमने फंक्शन कौन सा लेना है, ई पावर माइनस एक्स। तो आप सबसे पहले ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखो। यह है ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। इतना पोर्शन कब मिलेगा, जब x नेगेटिव होगा। और इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये कब मिलेगा, जब x पॉजिटिव होगा। तो हमको ये ग्राफ को केवल कहाँ प्लॉट करना है, जब x पॉजिटिव होगा। मतलब ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये पूरा लेंगे, बट ये पूरे को अपन ने केवल पॉजिटिव के लिए प्लॉट करना है, मतलब नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। तो हम कंसीडर कौन सा करेंगे, ये वाला, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। और जब x नेगेटिव है तो फंक्शन ई पावर एक्स है। तो ई पावर एक्स का ग्राफ ये होता है। अब ई पावर एक्स के ग्राफ में हमको केवल नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए ये ग्राफ आता है, पॉजिटिव वाला हमको नहीं लेना है। तो इसलिए हम इसको काट देंगे, कंसीडर करेंगे ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो अब इसी को मैंने अगले पेज पर ये वाला उठा के प्लॉट कर दिया, ठीक है। कुणाल समझ गया अभी? हाँ सर। चलो, तो ये थे कल के होमवर्क के क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पर, और हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट आप मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, सर ये वाले क्वेश्चन में अपन पॉइंट स्लोप से फाइंड कर सकते हैं ना? सर एक पॉइंट सेकेंड, स्लोप, ये तो हट ही गया, इसको तो हटा ही देता हूँ। पॉइंट स्लोप से कैसे आएगा? तो मीन्स एक बार इंटीग्रेट कर दिए, फिर जो अपना स्लोप इक्वल्स हो गया, फिर अपन उस स्लोप की वैल्यू कैसे इक्वेट हो रही, वो एक्स की वैल्यू उस तरीके से डिसाइड करेंगे। नहीं, इस फंक्शन का जब भी स्लोप आएगा तो स्लोप का मतलब है कर्व को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जो फंक्शन हमने बनाया था उसको डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए बोलो। सर यहाँ पे ई के सामने माइनस साइन डेरिवेटिव है ना, चेन रूल लगा है। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स होता है, फिर माइनस एक्स का करोगे तो माइनस वन आएगा, ठीक है। हाँ सर। अंशु बगना, तो मैं इसको आपको सोल्यूशन भेजना बताना, फिर वैसा कर सकते हैं। तुम सॉल्यूशन भेज के हमें भेज देना जरा, हम देख लेते हैं क्या किया तुमने, ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोनोटोनिसिटी। और किसी फंक्शन को आप मोनोटोनिक कब बोलेंगे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो मोनोटोनिक वर्ड है इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो किस फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं? तो डेफिनेशन एक लाइन में लिख लीजिए। ये फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक a function is said to be monotonic if it is either increasing or decreasing
in its domain. यदि कोई फंक्शन अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन। मोनोटॉनिक में मोनोटॉन का जो मतलब है इन वन डायरेक्शन, तो मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन इन वन डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि फंक्शन यदि बढ़ रहा है तो फिर बढ़े ही, और घट रहा है तो फिर घटे ही। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ही होता रहे, और यदि डिक्रीज हो रहा है तो फिर वो डिक्रीज ही होता रहे। इसको अपन बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। तो यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ऐसे फंक्शन को अपन मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे। धीरे धीरे हम इसको और डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। और मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिसिटी, ये हेडिंग में जो आपको सबसे पहला फंक्शन समझना है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये लिखा हुआ है, पूरा लिख देते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट में अपन इसको आगे से SI बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले हम इसको आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो। दोनों एक ही बात के लिए यूज करे जाते हैं। कहीं पर आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, कभी कभी अपन इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर जैसे स्ट्रिक्ट वर्ड जुड़ गया, स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि अब यदि कोई फंक्शन बढ़ रहा है तो फिर बड़े ही बड़े बड़े ही बड़े बड़े ही बड़े बड़े ही बड़े बड़े, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। या फिर उसी को अपन यूज करते हैं वर्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्योंकि मोनोटोन का मतलब होता है इन वन डायरेक्शन, और इन वन डायरेक्शन का मतलब यदि वो इंक्रीज करना शुरू हुआ तो फिर इंक्रीज ही होता जाए। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेम कंसेप्ट के लिए यूज करे जाते हैं। कहीं कहीं उसको मोनोटोनिक, भैया रख दो, कहीं कहीं उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं और कहीं कहीं उसको अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन वन डायरेक्शन होना चाहिए, यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक है, आपने समझा दिया, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यदि मैथमेटिकली डिफाइन करना हो, जैसे एक बच्चा हमने लिया, वो मोमेंटम में एडमिशन लिया। अब ऐसा होता नहीं बच्चों के साथ, तो उसने फर्स्ट टेस्ट दिया, उसके 2 मार्क्स आए, फिर अगला दिया 3 आए, फिर अगला दिया 4 आए, और इस तरीके से जब वो टेस्ट देते जा रहा है तो उसके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जबकि अपने यहाँ उल्टा होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ग्राफ यदि देख लो पहले से आपका उठा के, तो आपका ग्राफ जो है वो नीचे ही आया होगा, उठा नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये हो गया। अब यदि आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो मैथमेटिकली अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है, लेकिन अपन क्वेश्चन को डेफिनेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन ये हुआ कि एनी फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing if x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2 for all x1 x2 belongs to domain of the function f। यह है डेफिनेशन। अब आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यदि आप इनपुट को बढ़ाएं और इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ रहा है, मतलब यदि x1 x2 से छोटा है और x1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन x2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन से छोटी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
मतलब किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करने के लिए आप उस फंक्शन के डोमेन में से कोई भी 2 पॉइंट निकालिए और वो 2 पॉइंट में रिलेशन ये है कि पहला पॉइंट x1 दूसरे पॉइंट x2 से यदि छोटा है और यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब आपको f ऑफ x1 को f ऑफ x2 से छोटा दिखाना पड़ेगा। और ये कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए आप कर सकते हो। और ऐसे अब आप यदि ऐसे शो करने जाओगे तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। फंक्शन का डोमेन, फिर कोई भी 2 पॉइंट, फिर उनमें कंपैरिजन, फिर उनकी वैल्यू में कंपैरिजन, और फिर आफ्टर दिस हम ये देखेंगे, फिर बोलेंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इतना कौन करने जा रहा है, इतना थोड़ी करेंगे। ये डेफिनेशन है, ये डिफाइन किया। तो पहले तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू डिफाइन किया, फिर मैथमेटिकली डिफाइन किया, लेकिन नहीं, हम ये सब नहीं करने वाले। चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर है एओडी। तो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ एओडी? भाई इसमें एओडी की जरूरत क्या है? तो हम अब इसको एओडी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन डाल दे रहे हैं कि ये जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है इसको अपन डेरिवेटिव की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसलिए इस कंसेप्ट में वो सारे पॉइंट आएंगे जहां कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा ही। तो यहां पर इसी डेफिनेशन को अपन लिख रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन, इफ फंक्शन y बराबर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब क्या होता है? तब होता है फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई dx, ये हमेशा हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा यदि आप इस डेरिवेटिव का वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव डोमेन के किसी भी पॉइंट पर निकालो और यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये इसका एप्लीकेशन हो गया डेरिवेटिव का। और ये तो आप भी बता सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपने अभी तक पढ़ लिए, और उस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ में आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव का मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा पॉजिटिव आएगी, एक्यूट एंगल बनाती हुई दिखेगी। आप ये देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लिया f ऑफ x इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x बराबर x। अब ये फंक्शन यदि आप देखो तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है और इसके किसी भी पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप जानते हो dy बाई dx 1 आएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो फिर बढ़ते ही जाएगा। और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे f ऑफ x इक्वल्स टू, ये अभी अपन ने लिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू दी पावर x। ये जो प्लेन टेक ऑफ करता है बिल्कुल वैसे ही बनता है। ये प्लेन टेक ऑफ किया, ये गया ऊपर। आप इसके किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। और जब तक टेंजेंट लाइन ऐसा बन रहा है तब तक एंगल एक्यूट बनेगा, और एंगल एक्यूट बनने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब डी बाई डी एक्स पॉजिटिव, और डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है इसलिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। अब अगली बात अपन करते हैं, इसमें एक और फंक्शन ले लेते हैं, एक्स क्यूब फंक्शन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर, हमने ले लिया एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन। आपने क्यूबिक फंक्शन का भी ग्राफ बनाया हुआ है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आता है, ये है, दिस इज ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। अब आप इस क्यूबिक फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर आप जब टेंजेंट बनाओगे तो वो जो टेंजेंट लाइन है वो हमेशा ऐसी ही बनेगी, एक्यूट एंगल बनाएगी, ठीक है। और वैसे भी आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो तो एफ डैश एक्स इसका 3x स्क्वायर आएगा, और 3x स्क्वायर हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये फंक्शंस आप देख रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऑल दी फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग पहचानने के लिए आप क्या करोगे, आगे से सीधा उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ये सब नहीं करेंगे, ये तो डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए दिया। अपन ये करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, और यदि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो हम बोल देंगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और कुछ नहीं करना है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं आपको एक बार और पहले बताया था जब आपने फंक्शन का चैप्टर शुरू किया था, और फंक्शन में किसी फंक्शन को आपको 1-1 पहचानना था। तो 1-1 पहचानने के लिए तीसरा नियम यही वाला था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पहचान।
किसी फंक्शन को 1-1 चेक करने के लिए आपने 3 नियम बताए थे, मैंने 3 रूल्स थे, 3 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि अपन f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके चलेंगे और x1 बराबर x2 शो कर देंगे, सब्जेक्टिव मेथड था। दूसरा मेथड था वी प्लॉट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और यदि लाइन x एक्सिस के पैरेलल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो फिर वो आपका फंक्शन 1-1 होगा, एक से ज्यादा पर इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन मैनी 1 होगा। और तीसरा 1-1 चेक करने के लिए आपको बोला था फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन फिर हमेशा 1-1 ही होगा, क्योंकि इसका मतलब ही है कि यदि एक बार ये बढ़ना शुरू हो गया तो डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा डिफरेंट इनपुट ले रहे हो और आउटपुट सेम आ जा रहा है, तो ऐसा जब नहीं होगा तो फिर फंक्शन 1-1 होगा। तो ये 1-1 पहचानने का भी तरीका, वहां पे भी मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया था। तो अब हम ये सीख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसी फंक्शन को कैसे पहचानोगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया हर जगह पर पूरे डोमेन में। ये देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव पूरे डोमेन में पॉजिटिव होना चाहिए, यदि ऐसा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। चलो अब मैं इसमें इसी के भाई बंधुओं को थोड़ा सा ला रहा हूं। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पर 4th पेज पर, अपना था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन लूंगा। यहाँ पर केवल हमने डी लिख दिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एस डी हो जाएगा, या फिर अपन उसको मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग बोलेंगे। मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग वर्ड हो जाएगा यहाँ पर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगा एमडी। और डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, किसी फंक्शन को अपन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे यदि आपने x1 x2 से छोटा लेके चले हैं बट f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा आ गया, इनइक्वालिटी उल्टी आ गई, तो फिर फंक्शन अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये तो है कि हम इनपुट बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट घट रहा है। मतलब जैसे जैसे पढ़ने की स्टडी आवर्स अपन बढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाई का समय है वो अपन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे को अपन बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। पहले वाला फंक्शन ऐसा था कि बच्चे को 2 डंडा पड़ा तो 2 मार्क्स लाया, 3 डंडा पड़ा तो 3 मार्क्स लाया, 4 डंडे पड़े तो 4 मार्क्स लाया, जितने डंडे पड़ते जाएंगे मार्क्स बढ़ते जाएंगे, उसको बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, जितना डंडा पड़ते जा रहा है बच्चा होते जा रहा है बेशरम। पहले आते थे 9 मार्क्स, 2 डंडे मारे तो आ गए 8 मार्क्स, 3 डंडे मारे तो आ गए 6 मार्क्स, मतलब मार्क्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट बढ़ाओगे और आउटपुट कम होएगा तो फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अब क्या होगा भाई, बाकी सब बातें अपनी इजी हो जाएंगी। अब यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एस डी है सर, तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। सर एग्जाम्पल बताओ आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ इधर से इधर नहीं जाता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये ग्राफ इधर से इधर आता है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है। ई पावर एक्स की जगह ई पावर माइनस एक्स ले लो, तो ये ग्राफ इधर नहीं जाता, ये ग्राफ इधर आता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आप यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लॉग एक्स बेस है, जब बेस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। जब आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने ग्राफ ऐसा प्लॉट कर रखा है, ये लॉग एक्स का ग्राफ है, 1,0 से पास होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इन सभी का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जो डेरिवेटिव है ये 1 से, सॉरी डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आएगा, और जब डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कोई डाउट है तो कुछ। अब मैं अगले पेज पर कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, साथ में उनके बिहेवियर लिख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इन द नेक्स्ट टेबल वी राइट सम फंक्शन विद देयर बिहेवियर, कि वो इंटरवल के साथ मैं लिख रहा हूँ कि कौन से फंक्शन कंप्लीटली एंटायरली पूरे नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर कई फंक्शन आप देखोगे कि वो
यदि मैं पूरी नंबर लाइन की बात करूंगा तो इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। जैसे आप बात करो एक्स स्क्वायर फंक्शन की, पैराबोलिक, तो यदि ये जो पैराबोलिक फंक्शन है तो वो आप देख रहे हो कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है उनके लिए वो डिक्रीज करता है, और फिर जो पॉजिटिव वैल्यूज है उन पर वो इंक्रीज करता है। तो जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, ओपन अपवर्ड पैराबोला, ये यदि मैं एंटायर नंबर लाइन पर बात करूंगा तो एंटायर नंबर लाइन पर फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। और ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज भी करते हैं डिक्रीज भी करते हैं, इनको मोनोटोनिक फंक्शन हम नहीं बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं, वो कभी भी वन वन नहीं हो सकते हैं, वो मैनी वन होंगे, क्योंकि ग्राफ भी वन वन होने के लिए या तो वैल्यू बड़े बड़े तो बड़े ही बड़े, या वैल्यू कम हो तो फिर कम ही कम हो। लेकिन वैल्यू बढ़ भी रही है, फिर कम भी हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम भी हो रही है। जैसे साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है सर्टेन इंटरवल में। तो ओवरऑल यदि हम नंबर लाइन की बात करें तो एंटायर नंबर लाइन पर हम ये नहीं बोल सकते कि साइन एक्स इंक्रीजिंग है या फिर साइन एक्स डिक्रीजिंग है, और इसलिए साइन एक्स फंक्शन को हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, तो वन वन नहीं हो सकता। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं कुछ और उसमें आ गया हाँ। तो अब अपन टेबल बना रहे हैं, टेबल में अपन कुछ फंक्शन ले रहे हैं, और उन फंक्शन में तो काफी सारे यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। ये आपको बड़ा हेल्प करेंगे, लेकिन एग्जाम में कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है, वो एक टेबल अपन बना लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये मोनोटोनिसिटी। और अभी टोटल 4 फंक्शन इसमें हैं, जिसमें से हमने 2 आपके सामने रखे हैं, 2 अभी और आपके सामने आने के। चलिए, तो सीरियल नंबर, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे उन फंक्शन का बिहेवियर। ठीक है, तो टेबल अपन बाद में कंप्लीट कर लेंगे, एक एक पहले फंक्शन लिखते जाते हैं, बिहेवियर समझते जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फंक्शन y बराबर x, जो आपको अभी बताया था, तो आप देख के बता सकते हो। फर्स्ट सीरियल नंबर में हमारा जो फंक्शन है इट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और आप देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा। मतलब ये पूरे अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन पर ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हम ये बोल रहे हैं आप कि मैं आप कुछ फंक्शन आपको दे रहा हूँ, और वो फंक्शन का बिहेवियर अपन देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आवर फर्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एंड दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन होल नंबर लाइन कैपिटल आर पर। दूसरा अपन बात करेंगे एक्स स्क्वायर की, जैसा मैंने अभी आपको बोला था, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है, ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनके उन पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इन दिस इंटरवल माइनस इंफिनिटी से कैपिटल स्क्वायर इन लिख लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी तक, दोनों आता है। ये इंक्रीजिंग भी होता है और ये डिक्रीजिंग भी होता है ना। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आप जानते हो, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है नेगेटिव वैल्यूज के लिए है, और इंक्रीजिंग है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब थर्ड फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। थर्ड फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। आप जानते हो रूट एक्स फंक्शन केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है, एक्सप्रेशन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये डिफाइन ही केवल 0 से लेके इंफिनिटी तक है, और जहां ये डिफाइंड है वहां पर ये हमेशा पॉजिटिव ही आए, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो 1/2 रूट एक्स होता है, और चूंकि एक्स पॉजिटिव है इसलिए 1/2 रूट एक्स पॉजिटिव होगा, और इसलिए ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, एंड इट्स डोमेन इज क्लोज इंटरवल 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो दिस इज दी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। भाई रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ आप सभी बच्चे जानते हैं। रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ जिनको नहीं पता है वो याद रखें, ऐसा बना लें इसको, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ वाई बराबर रूट एक्स। कैसे बना है ये? क्योंकि आप जानते हो वाई बराबर रूट एक्स है, आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स आएगा। तो एक्चुअली क्या है, ये पैराबोला है कंप्लीट, राइट हैंडेड पैराबोला होता है ये। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला में जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपको दो साइन देगा, एक तो प्लस रूट एक्स और एक माइनस रूट एक्स। ये वाला पोर्शन प्लस रूट एक्स है और ये वाला पोर्शन माइनस रूट एक्स है, मतलब दिस इज वाई बराबर प्लस रूट एक्स एंड दिस इज वाई बराबर माइनस रूट एक्स। तो रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इसको आप याद रखें, 0 से इंफिनिटी, ठीक है। सो ये फंक्शन है। अगला आपको अभी बताया था बेटा एक्स क्यूब फंक्शन। एक्स क्यूब फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, का ग्राफ अभी बनवा दिया था, और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हमेशा पूरी नंबर लाइन पर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आप कुछ भी ले लें, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगला फंक्शन है बेटा हमारा मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, पांचवा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ भी बेटा आप सभी लोग जानते हैं। मॉड एक्स फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक्स स्क्वायर बस यू शेप होता है, मॉड एक्स बस वी शेप होता है। जैसी क्वालिटी ये रखता है वैसी क्वालिटी ये भी रखता है, तो इसलिए यहाँ पे भी दो चीजें होंगी कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा माइनस इंफिनिटी से 0 तक, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्लोज इंटरवल 0 से प्लस इंफिनिटी तक, क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। यह है हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, वी शेप ग्राफ है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो इसको। अगला फंक्शन है हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन 1/x। फिक्स फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। आप जानते हो बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन हर जगह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसके डोमेन में 0 आता ही नहीं। आपने रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते थे, ये ग्राफ होता है। दिस इज ग्राफ ऑफ वाई बराबर 1/x। ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, और जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट घटेगा, यहाँ पे भी इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट नीचे जा रहा है, मतलब ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। और अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो वो मैं लेफ्ट हैंड साइड डाल देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज अभी बोला था बेटा, टोटल 4 हैं फंक्शन, 4 में से 2 मैंने आपके सामने रखे हैं। अब एक फंक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 7th। तो वह 7th फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है
उसमें अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड नहीं डालेंगे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग लिखते हैं अपन, दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर सेट ऑफ रियल नंबर पर। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, लेकिन हाँ ओवरऑल देखोगे तो ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये ग्राफ आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से लाइन आती है, और ये जो लाइन है सीढ़ी जैसी ग्राफ, स्टेप अप फंक्शन भी इसको बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ फंक्शन। जब ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे मैं 0 से 1 तक की बात करूं तो 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आती है, तो हर नंबर पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये इंटरवल से इंटरवल पर इंक्रीज हो रहा है। 0 से 1 तक एक वैल्यू मिलेगी, फिर 1 से 2 तक एक वैल्यू मिलेगी, फिर 2 से 3 तक एक वैल्यू मिलेगी, फिर 3। तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड नहीं बोलते, ये कहलाता है इंक्रीजिंग, ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है। तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग? तो तीन बातें होती हैं, या तो कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा, या कांस्टेंट होगा, या डिक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या फिर डिक्रीज। अब यदि आप किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनाओ कि वो इंक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, बट डिक्रीज नहीं हो रहा, तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग बोल रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल बढ़ता ही बढ़ता, ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं आपको बोल रहा हूं बड़ा कांस्टेंट हो गया, बड़ा कांस्टेंट हो गया, बड़ा कांस्टेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। या जब आपको इंक्रीजिंग फंक्शन में अभी पढ़ाया नहीं, आपको इंक्रीजिंग पढ़ाऊंगा मैं, तो जब आपको मैं इंक्रीजिंग पढ़ाऊंगा तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग बोल दो, या फिर इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। ऐसा फंक्शन जो घटे ही ना, उसको अपन बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। तो मैंने आपको बताया किसी फंक्शन में तीन बातें होती हैं, इंक्रीज करेगा, या कांस्टेंट होगा, या डिक्रीज करेगा। अब यदि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग, क्योंकि जो इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा सर, तो इंक्रीजिंग फंक्शन को नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन को अभी पढ़ने का है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर और मतलब वो एक और, डिक्रीज भी हो सकता है क्या? हाँ ये डिक्रीज कहाँ होता है बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी डिक्रीज होता है, ये सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं, ऊपर से नीचे नहीं आती, स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं इसको। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे तो सीढ़ियां जो है वो ऊपर जाती जाएंगी। ठीक है, ग्राफ नीचे नहीं आता, ऊपर से नीचे आएगा तो डिक्रीज कहलाएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज कहला रहा है। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये जंप किया फिर कांस्टेंट हो गया, फिर जंप किया फिर कांस्टेंट हो गया, फिर जंप किया फिर कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से जो जिगजैग आपको मिलता है, इस कारण ये बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ऐसा दिखेगा हमेशा, हमेशा बढ़ता हुआ। ठीक है, तो उसको अपन केवल इंक्रीजिंग बोलेंगे या फिर अपन उसको नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है केवल इंक्रीजिंग। जो केवल इंक्रीजिंग है उसको एक नाम से और जाना जाता है, नॉन डिक्रीजिंग। तो ये नॉन डिक्रीजिंग बोल सकते हो या इंक्रीजिंग बोल सकते हो, बाकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलते हैं। ठीक है, एक और इसका भाई है, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप देख रहे हो, यदि मैं पूरे नंबर लाइन पर बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होता, क्योंकि ये इंक्रीज होता है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। आपने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखा ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ आप ऐसा बनाते हो, ये है ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये सारे इंटीजर हैं 0 1 2 3,
तो मैं ओवरऑल यदि नंबर लाइन की बात करूंगा, मैं बोलूँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो है ही नहीं इंक्रीजिंग, क्योंकि केवल क्या करा, 0 से 1 तक इंक्रीज हुआ, फिर वो नीचे आ गया, फिर 1 से 2 तक इंक्रीज हुआ, फिर नीचे आ गया। तो ओवरऑल ये फंक्शन अपन इंक्रीज बोल नहीं सकते हैं, ये फंक्शन ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं है। तो अपन इस फंक्शन को कैसा डिफाइन करेंगे, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर्टिकुलर सर्टेन इंटरवल में। तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल n से लेके n+1 तक, जबकि n आपका बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है। बस ये, जैसे मैं n का वैल्यू 0 ले लूं, तो 0 से 1 तक कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर यदि मैं n का वैल्यू 1 ले लूं, तो 1 से लेके 2 तक ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अपन इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ये पीस वाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, पीस वाइज इंक्रीजिंग फंक्शन अपन इसको बोलेंगे। तो यह है इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। उसके बाद है साइन एक्स फंक्शन। साइन एक्स फंक्शन जैसा आप जानते हो इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है। नाइन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये साइन एक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन 2n-1/2 पाई से लेके 2n+12 पाई तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसके अगले इंटरवल। यदि आपने इसमें इसको इंक्रीजिंग बोला है, तो इसका जो अगला इंटरवल होगा, अगला पाई लेंथ जो होगा, उसमें फंक्शन है ना, पाई लेंथ से 0 से पाई तक, सॉरी -π/2 से +π/2 तक साइन एक्स फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। फिर π/2 से 3π/2 तक कैसा है, तो पाई लेंथ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आता है। तो अगली पाई लेंथ में बना रहा हूं और वो इस तरीके से बनेंगे, 2n+12 पाई से लेके 2n+12 पाई से लेके 2n+3/2 पाई तक ये फंक्शन जो है वो, ये नंबरिंग इधर कर लेना, ये यह है साइन एक्स फंक्शन। अब आप इसमें n का वैल्यू डाल, जैसे इफ यू पुट n इक्वल्स टू 0, n क्या है, n हर जगह इंटीजर ही है ना। यदि आप n की जगह 0 डालते हो, तो देखो ये बेटा क्या बनेगा, यदि n को 0 डाल दिया तो ये -π/2 से +π/2, और आप जानते हो साइन एक्स फंक्शन -π/2 से +π/2 तक कैसा इंक्रीजिंग। फिर जब आप n की जगह 1 डालोगे, तो n को 1 डालेंगे तो ये कितना आता है, 5π/2। सॉरी, n की जगह पर अभी आप डालो 0 डाले थे, तो -12 से +12 बना। हाँ, अब n की जगह 0 यहाँ डाल दो, तो ये कितना बनेगा, π/2 से लेके 3π/2 तक फंक्शन। तो n को 0 डालेंगे तो -π/2 से +π/2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, और n को यदि 0 डालोगे तो ये बनेगा इंटरवल π/2 से लेके 3π/2 तक फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। फिर अब n की जगह 1 डालोगे तो ये बनेगा 3π/2 से 5π/2, फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो ये इंटरवल आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होता है, लेकिन इस तरीके से इंटरवल टू इंटरवल डिपेंड करेगा। साइन एक्स ओवरऑल नहीं होगा, सेट ऑफ रियल नंबर पर नहीं होगा, जैसे हमने बाकी जगहों पर लिखा। कॉस एक्स को देख लें, टेंथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन। तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2n-1 पाई से लेकर 2n पाई तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 2n पाई इंटरवल से 2n+1 पाई। क्योंकि cos x में आपने देख लीजिए डाल के, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 2n-1 पाई 2n पाई, n का वैल्यू इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर आप डालोगे तो यू गेट दी आंसर। cos x फंक्शन का ग्राफ पहले बना लेना, मैं साइड में एक रफ आइडिया दे देता हूँ। दिस इज ग्राफ ऑफ cos x फंक्शन, इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं मैं, तो
यहाँ से यहाँ तक वो डिक्रीज करता है। ये देखिए, ये 0 से लेके पाई तक फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। परफेक्ट। ये देखो, n को 0 डाल दो तो 0 से पाई तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। और उसके बाद जब n को यहाँ पर 1 डालोगे तो पाई से लेके 2 पाई तक फंक्शन कैसा आएगा, फिर इंक्रीजिंग आएगा। तो इंटरवल बस आप लर्न कर लेना। 10x का बताओ अब आप। 10x फंक्शन तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, आपने पढ़ा। बस 90 और -90 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। π/2 पे और -π/2 पे ये नॉट डिफाइंड। तो ये देखिए, ये है इंटरवल 10x फंक्शन के लिए, और 10x फंक्शन हमेशा हर जगह पर इंक्रीजिंग रहेगा। तो n को 0 डालोगे तो -π/2 से +π/2 तक आपको मिलता है ना 10x फंक्शन का ग्राफ। ये सब ग्राफ आप सामने रखना अपने। तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है 10x फंक्शन का, फिर इस तरीके से बनता है। तो ये ओपन इंटरवल, -π/2 +π/2 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल लगा। अब इसके बाद हम 3 फंक्शन और लिखेंगे, वो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। और एक्सपोनेंशियल में 2 पार्ट हैं, e⁻x और e⁻−x। सबके बारे में जानते हैं। जैसे मैं e⁻x बोलूं तो e⁻x कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। e⁻−x कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन आर। और लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा है, लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन केवल पॉजिटिव नंबर लिए, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और 3 फंक्शन लिखेंगे अपन, इसमें खत्म करेंगे। 11 के बाद 12, 13, 14 और लिखते हैं। 3 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻−x, और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन log x। वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बस। तो ये है सम फंक्शंस एंड देयर बिहेवियर, कहाँ कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे, कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग होंगे। तो इसके बाद है आपका 12 फंक्शन, y बराबर e⁻x, 13th as y⁻e⁻−x, and y is equals to log x base e. So this function is strictly increasing in set of real number. This function is strictly decreasing for all real values of x, and this function is strictly increasing in 0 से लेके केवल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए, खत्म। तो ये है सम फंक्शंस विद देयर डोमेन, रेस्पेक्टिव डोमेन, कहाँ कहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग। अब आपका इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। तो कल की क्लास में अब अपन इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन फंक्शन को भी क्लासिफाइड करेंगे। कल अपन कॉन्केविटी पे डिस्कशन करेंगे, कब किसी फंक्शन को अपन कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन बोलते हैं, इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में, दोनों में। और साथ में ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और साथ में जो 2 फंक्शन आपके रह गए, जैसे 802 बताए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कल की क्लास में मतलब अगली क्लास में अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे डिस्कशन करेंगे। इंक्रीजिंग को नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, जैसे ये फंक्शन बताया, तो वो भी है। तो टोटल 4 फंक्शन है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन आता है, क्वेश्चन भी अपन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो कल जो संडे टेस्ट है उसमें एक बार आपके चैप्टर रिवाइज कर देता हूँ। कल जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट आएगा, एओडी आपका आएगा, जो आपने मोनोटोनिसिटी के पहले जितना भी पढ़ा हुआ है वो, और साथ में पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कल आपको टेस्ट में मिलेंगे। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के हाँ, मानसी बोलिए।
सर हम फंक्शन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि आप एक ऐप प्रेफर करोगे ग्राफ्स के लिए, तो आप वो ऐप बताना ना प्लीज। क्या बोले आप? सर हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हाँ, थे तब आपने कहा था ना वो ग्राफ के लिए एक ऐप बताओगे। अच्छा, वो अभी तक आपको पता नहीं है नो ग्राफ सर। की ऐप? ओके, तो ये क्या नाम था उसका, मैथ, एक मिनट, वो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। कभी भी किसी फंक्शन का ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़े, ग्राफिंग कैलकुलेटर करके आएगा एक ऐप, ग्राफिंग कैलकुलेटर, है ना? तो ये ऐसा सर खुलेगा, ऐसा खुलेगा वो, ग्राफिंग कैलकुलेटर आता है। तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है? प्ले स्टोर में सर्च कर लेना ग्राफिंग कैलकुलेटर, ठीक है मानसी? यस सर। नहीं, कल पीटीएम है, तो पीटीएम में अ, हम लोग हैं, ठीक है? टीचर्स रहेंगे वहां पर। सर प्रमोद सर ने। अब वो क्योंकि उनका है नहीं कोई रोल कॉल, यदि वहां बैठे होंगे तो तुम बुला सकते हैं, तो ऐसा हो, ठीक है? यस सर। सर पेपर भी साथ में ही होगा वहाँ पे? क्या पेपर? पेपर भी वहीं पे होगा? हाँ, पेपर केवल नहीं, केवल आरडीपी वालों का पेपर वहाँ, बाकी बच्चों का जो सेंटर है वो, देखिए कल अपना मानेवाड़ा सेंटर में पीटीएम है, और वो पीटीएम केवल आरडीपी ब्रांच वाले बच्चों का है। तो आरडीपी वाले बच्चे जो ऑफलाइन टेस्ट देते हैं वो मानेवाड़ा में ऑफलाइन टेस्ट देंगे, मानेवाड़ा में ही उनका पीटीएम होगा, बच्चे टेस्ट देंगे, पेरेंट टीचर्स की बात होती रहेगी। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने रेस्पेक्टिव ब्रांच में देना है, जैसे इंदौरा वाले इंदौरा में देंगे, मानकापुर वाले मानकापुर में, सीए रोड वाले सीए रोड, ठीक है? चलिए, तो बाकी कल सर करेंगे। हाँ। सर जैसे अगर दो कर्व दिया और दो कर्व अगर टच कर रहे हैं, तो हम्म, अगर अपन को टचिंग पॉइंट निकालना है, तो फॉर एग्जांपल अगर अपन ने माने कि x1 y1 पे टच कर रहा है, अगर उस हम्म, पॉइंट पे अपन ने दोनों की टेंजेंट निकाली और उस हम्म, पॉइंट पे स्लोप मिल गया दोनों हम्म। कर्व के लिए और इक्वेशन लिखा, तो फिर अपन उनके कोएफिशिएंट्स को रेशियोज में इक्वल करेंगे। कर सकते हो ऐसा? मतलब वही आइडेंटिकल शो करना है, यू हैव टू शो दैट कि जो टेंजेंट दोनों पे बनेगी वो टेंजेंट आइडेंटिकल बनना चाहिए। मतलब आपको दो लाइन को आइडेंटिकल शो करना है, और आइडेंटिकल के लिए कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, हाँ ठीक सर, है वो तो ऋषभ? पैरेलल के लिए होंगे ना। हाँ नहीं, कोइंसिडेंट, हाँ सही है। ठीक सर है। मतलब वो भी चलता ना? हाँ हाँ सर मैं भेजूंगा, मेरे को डाउट है, वो देखना। हाँ हाँ। चलिए, बाय एवरीवन।